नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। लोकसभा चुनाव के बाद से अब देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकायों की बारी आ गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इसी बात को लेकर के बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रबन ने बताया कि हमारे तमाम विधायक और मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल भी वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम जुड़वाने का काम तत्परता से कर रहे हैं, जिसके साथ हर कार्यकर्ता नगर निकाय के विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम हमारे विधायक लोग, हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर के संजीदा हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं बड़ी तत्परता के साथ में। तमाम हमारे महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी भी लगे हैं और क्योंकि ये चुनाव है और आने वाले समय पे जून में चुनाव हो या आने वाले अगले कभी भी चुनाव हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है इस चुनाव के लिए। और देहरादून से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिए हैं निर्देश, वहीं पशु चिकित्सालय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। पशुओं में बुखार आने पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। केरल में बर्ड फ्लू के केस आए हैं सामने, उत्तराखंड में भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पशु विभाग की तरफ को एक तरीके से निर्देश जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। पशुओं में बुखार आने की आशंका के बाद तुरंत जांच करें और उसका इलाज कराएं, ये निर्देश दिए गए हैं केंद्र की तरफ से। दरअसल पशु चिकित्सालयों के जो अधिकारी हैं उन्हें खासतौर पर कहा गया है कि पशु में बुखार आने जैसी अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो तुरंत जांच करवाएं और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि केरल में बर्ड फ्लू के केस कई सामने आए हैं, जिसके बाद से इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर के, जहां पर केरल में बर्ड फ्लू चल रहा है, कई केस इसमें सामने आए हैं, जिसके बाद से अब उत्तराखंड में भी इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है और पशुओं में बुखार जैसे लक्षण देखने पर तुरंत जांच और इलाज के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। और प्रदेश में पर्यटन विभाग के मंत्री जो हैं सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने बाबा केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धामों में पहुंचकर देव दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बद्री केदार धाम से आशीर्वाद प्राप्त किया है और यहां पर आशीर्वाद मांगते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन करने के साथ साथ तीर्थ पुरोहित समाज से भी भेंट यहां पर की है। तो जहां चारधाम यात्रा देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं चारधाम के दर्शन करने, तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके साथ कई अन्य लोग भी यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन के दौरान की उनकी ये तस्वीरें हैं, जहां पर बद्रीनाथ में पहुंचे, केदारनाथ में पहुंचे, सतपाल महाराज पहुंचे और उनके साथ ही कई अन्य लोग भी पहुंचे। देव दर्शन करने के बाद से उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की है। और उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय लोग तमाम असुविधाओं को लेकर भी जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर समाप्त करने की मांग को लेकर के स्थानीय निवासियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद से अब बीकेटीसी की ओर से शुरू की गई वीआईपी दर्शन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका एक सजेशन था कि वीआईपी दर्शन से श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो, इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि 15 दिन के लिए कोई भी वीआईपी मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि तमाम जो श्रद्धालु प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम सभी वीआईपी हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला और बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसमें
आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वहां के रहने वाले नागरिक हैं, स्थानीय लोग, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि 15 दिनों तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, और आप देखिए शुरुआत में ही जो है मुख्यमंत्री जी जो है केदारनाथ धाम में पहुंच गए। अपने आदेश का उन्होंने खुद ही पालन नहीं किया, उनके जो है अन्य सहयोगी कैसे उसका पालन करेंगे। और जिस तरीके से वीआईपी का सिलसिला शुरू हुआ, स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को, व्यापारियों को जो है विरोध के लिए जो है सामने आना पड़ा। अब विरोध हो रहा है तो उसके बाद सरकार कह रही कि जो है अब वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आपने तो पहले भी जो है इसके आदेश जारी किए थे, पहले भी बातें की थी, फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। अगर सरकार व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकती तो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के फिर बेतुके आदेश जारी ना करें। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अंदेशा है, जिसके साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। वहीं जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों में पहाड़ से लेकर के मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा और प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का भी अंदेशा है। वहीं आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ शासन और प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर से विकराल रूप न लें। करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं, तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। डाक सेवाएं जीपीओ देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर फोकस करते हैं और ऐसे में पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम 80,000 रुपए का रिटर्न देगी। ये योजना पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट रैकरिंग डिपॉजिट जो 6.7% का सालाना ब्याज देती है। कोई भी नागरिक इस योजना के तहत निवेश करके मुनाफा कमा सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पोस्ट ऑफिस की इस योजना में एकमुश्त पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने अपनी सैलरी से बचा करके निवेश कर सकते हैं और इतना ही नहीं, इसमें नाबालिग के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो अन्य सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस में और काफी आकर्षक है। अभी तो विगत कुछ वर्षों से सरकार जो है इन स्कीमों में जो बचत दरें हैं वो लगातार बढ़ाती जा रही है। तो जैसे कि हमारा आरडी स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर जो है मंथली इनकम स्कीम है, और पीपीएफ योजना है, और साथ में जो वरिष्ठ जनों के लिए, रिटायर्ड कर्मियों के लिए आपकी SC/SS स्कीम है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। तो इस तरह की काफी सारी जो है स्कीम चलाई जा रही है डाकखाने के थ्रू, जिनमें कि अच्छा रिटर्न जो है गवर्नमेंट दे रही है। और चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। वहीं यात्रा के दौरान अगर सामान ढोने वाले वाहनों में यात्री सफर करते हुए पाए गए तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात को लेकर के उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य में भारी वाहनों में यात्रियों को बैठाकर चारधाम यात्रा न करें। चारधाम यात्रा में एक पहले ट्रेंड था, वो बहुत खत्म हो गया है। एक ये ट्रेंड था कि जो बाहर वाहन है जिनमें माल ढोया जाता है, ट्रक्स हैं, उसमें बैठ के कुछ यात्री आ जाते थे। चारधाम यात्रा में भी और अन्य धार्मिक यात्राओं में भी इस तरह का ट्रेंड था। वो ट्रेंड धीरे धीरे बहुत नगण्य हो गया है। कांवड़ यात्रा वगैरह में कई बार आ जाते हैं कुछ यात्री। चारधाम में ये ट्रेंड डिक्लाइन कर गया है। फिर भी कहीं कोई अगर भूले भटके इस तरह से यात्री आते हैं और कोई इससे उनकी जान के लिए खतरा उत्पन्न होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो आसपास के 7-8 हमारे राज्य हैं उनके परिवहन आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वो अपने आप उसको प्रचारित कर दें इस बात को।
और देहरादून नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों को हटाने की तैयारी की जा रही है, जिसे देखते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मलिन बस्ती निवासियों ने धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से मुलाकात की है। इस बात को लेकर के विनोद चमोली ने कहा है कि साल 2016 के बाद से निर्माण की गई मलिन बस्तियों को हटाने के निर्देश हैं, जिसके लिए नगर निगम को मंथन करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में 8 मलिन बस्ती निवास चिन्हित हुए हैं, जिन्हें नगर निगम के लिए नोटिस आया है। नगर निगम ने इन्हें नोटिस भेजा है, जबकि वो साल 2016 से पहले के निवासी हैं, जिसकी जांच करने के लिए नगर निगम से बात भी की जा रही है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है उनको हटाया जाए। तो पहले हमको देखना होगा कि 2016 के बाद कितने निर्माण है, क्योंकि बस्ती हमारी बस्तियों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। फिर मेरे क्षेत्र में भी जो दीपनगर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिनको नगर निगम में नोटिस आए हैं। कल मेरे पास भी आए थे, मैंने नोटिसों को भी देखा, उसके बाद फिर जानकारी ली, तो वो 8 निर्माण जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, 2016 से पहले से। और हल्द्वानी में क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और इसी कारण किसानों के सामने सिंचाई करने की समस्या खड़ी हो रही है। वहीं मानसून में इन नहरों और नालों में जमा कूड़े से आम आदमी के लिए परेशानी बन रही है। आपको बता दें कि 3 पानी के गोरपड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा है। इससे नहर और नाले बंद हैं। इसी के चलते नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 2-3 बार बैठक भी की जा चुकी है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है, तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। मुनिगिरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत तपोवन में चेकिंग के दौरान राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहन पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिए हैं। वाहनों के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि इन चारों वाहनों के ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि शराब पीकर राफ्टिंग कंपनियों के ड्राइवर वाहनों को चला रहे थे। शिकायतों का संज्ञान लेकर पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर तपोवन में राफ्टिंग कंपनियों के वाहनों की चेकिंग की है। एक के बाद एक पुलिस ने वाहनों को चेक किया तो 4 वाहनों के ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए। तो मुनिगिरेती की ये खबर है, जहां पर शराब पीकर वाहन चलाते हुए कुछ लोग पकड़े गए, जिसके बाद से पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है और 4 वाहनों को सीज भी किया गया है और इसी के साथ ही कार्रवाई करते हुए वाहनों के ड्राइवर जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राफ्टिंग कंपनियों के ये वाहन थे जिन्हें चलाते हुए ड्रिंक करके ड्राइवर पकड़े गए हैं और पुलिस ने अब इन वाहनों को भी सीज किया है और साथ ही साथ उन ड्राइवरों को भी सीज किया है जो इन गाड़ियों को चला रहे थे। तो राफ्टिंग कंपनियों के वाहन बताए जा रहे हैं जिन पर मुनिगिरेती की पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन्हें सीज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जो शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे उन ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और उसी दौरान की यानी कार्रवाई करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के दौरान पाया गया कि ड्राइवर ने ड्रिंक की है यानी शराब पी है और शराब पीकर गाड़ी चलाने के तहत इन पर मामला दर्ज होते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ वाहन भी इनके सीज कर दिए गए। तो राफ्टिंग कंपनियों के ये वाहन बताए जा रहे हैं। मुनिगिरेती का ये मामला है जहां पर राफ्टिंग कंपनियों के वाहन में जो ड्राइवर है उन पाया गया कि वो शराब पीकर के इन गाड़ियों को चला रहे थे, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आई क्योंकि लगातार चेकिंग अभियान पुलिस का चल रहा है और इसी के तहत जब पुलिस ने पाया कि इन ड्राइवरों ने शराब पी है तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जिन वाहनों को ये चला रहे थे उन्हें भी सीज कर दिया गया है। तो मुनिगिरेती की पुलिस का एक्शन ये है, जहां पर आप देख सकते हैं कई सारे राफ्टिंग कंपनियों के वाहन खड़े हैं और उन वाहनों के बीच में प्रशासन के कुछ लोग खड़े यानी पुलिस वाले खड़े हैं और इन्होंने पहले जांच की, जो इन गाड़ियों को चला रहे थे उन लोगों की जांच की और जांच में पता चला कि इन लोगों ने शराब पी है।
और वहीं चारधाम यात्रा में पर्यटकों की भीड़ की आड़ में शराब तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कार में भरकर तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने धर लिया। वहीं थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के संगौड़ गांव निवासी अभियुक्त मनोज कुमार पाठक देवप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 72 बोतल, 144 पव्वे और 168 हाफ कुल मिलाकर के 16 पेटी विस्की की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। हमारे देवप्रयाग पुलिस वाले जो है पौड़ी तिराहे पे चेकिंग कर रहे थे, जिसमें एडिशनल एसआई महेंद्र राणा और उनके साथ में और भी पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे नियुक्त थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक गाड़ी जो है शराब तस्करी करती है और वह श्रीनगर की तरफ से आ रही है। आप उसको चेक कर सकते हैं। सूचना पर यकीन करते हुए जब हम लोग वहाँ पे चेकिंग करने लग गए तो एक गाड़ी कुछ देर बाद उधर से आई श्रीनगर की तरफ से, और उसको जब हमने रोकने का प्रयास किया तो वो भागने के फिराक में था। लेकिन वहाँ पे जो चेकिंग टीम थी उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगा करके उसको रोक लिया। तब उसको चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब थी जो 16 पेटियां थी, और जब उसको इस संबंध में लाइसेंस उससे तलब किया गया तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, न इधर दुकान से उधर दुकान में ले जाने का कोई इस प्रकार का परमिट था। और पौड़ी जिले में सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले 4 छात्रों को आह्वान संस्था की ओर से बीआर मॉडर्न स्कूल में सम्मानित किया गया है। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि प्रियंका थपलियाल ने बताया कि विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले चारों छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जिसमें जयेश कुकरेती ने 96% और कक्षा 10वीं में मानसी पंत ने 96.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया है। हमारे स्कूल का जो रिजल्ट रहा बहुत बेहतरीन रहा, और पौड़ी क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें बच्चे पैदल चलकर आते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदल चलकर आते हैं। उनमें से एक है किरण जो 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना, लगभग 8-9 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करना बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए, और उस चुनौती को उसने पार करते हुए 93% यहाँ पर लाई है। मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही अपने टीचर और अध्यापकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद दर्शक आपका कि आपने यहाँ पे आके, क्योंकि आप देखिए मेरा कुछ और कार्यक्रम था, बट मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अभी हमारा कल ही रिजल्ट हुआ है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि सभी बच्चों को शुभकामनाएं बधाएं। मेरी तरफ से भी सभी बच्चों को शुभकामनाएं व बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं हमारे BRMS के प्रधानाचार्य जी का, जो स्कूल को इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर अच्छे से हो तो क्या नहीं हो सकता। तो स्कूल में मुझे उसी का उदाहरण देखने को मिला है। और बात रही हमारे बीच में उपस्थित जो बच्ची बालिका जो आजकल सोशल मीडिया में कल से उसकी न्यूज देख रही हूँ, यहाँ से रेवाड़ी करीबन 3.5-4-5 किलोमीटर के आसपास आना और जाना, वो बचपन से यहाँ पे आ रही है और उसके पिता इसी स्कूल में पियोन का काम करते हैं। ये प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। मानसी पंत है, मैं भगत राम स्कूल में ही पढ़ती हूँ। और मैं तो पहले यही चीज कहना चाहूंगी कि आप जब स्कूल आ रहे हैं तो आप रेगुलर अपनी पढ़ाई के साथ रहें और स्कूल में टीचर्स को भरोसा दें। ऐसा नहीं है कि आप घर में आप सेल्फ स्टडी भी करें, जैसे कई बच्चे नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी और स्कूल की स्टडी को भी ध्यान में रखें, और बस ये कि टेंशन नहीं लेनी है जो बहुत बच्चे लेते हैं पढ़ाई के समय, वो नहीं लेनी है। थोड़ा रिलैक्स माइंड होकर पढ़ना है। मैंने कक्षा 10वीं अपनी भगत राम स्कूल से पूरी करी है और मेरे अभी 10वीं में 94.8% आए हैं। और मेरे पापा ये स्कूल में जॉब करते हैं तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, और स्कूल वाले हमें काफ़ी सपोर्टिव है, हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। टीचर्स भी काफ़ी अच्छा हमको पढ़ाते हैं और घर वाले मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आज हमको यहाँ पे प्रियंका थपलियाल मैडम ने सम्मानित किया है। और चारधाम यात्रा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम ने 30 अतिरिक्त पर्यावरण मित्रों की तैनाती करने का दावा किया है। वहीं नगर निगम का कहना है कि लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जाने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और इसीलिए शहर की सफाई व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर के ये कदम उठाए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था में जो निर्धारित पर्यावरण मित्र ड्यूटी कर रहे हैं, इसके अलावा चारधाम यात्रा को देखते हुए 30 पर्यावरण मित्रों की अतिरिक्त तैनाती अलग अलग जगह पर की गई है, जिससे शहर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना कहीं भी ना करना पड़े।
और वहीं पौड़ी में एक छात्र को पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से बवाल मच गया। आपको बता दें कि पौड़ी परिसर के छात्र संघ ने विरोध में थाने में हंगामा कर दिया और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ ही पिटे हुए छात्र का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद से छात्रों ने इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने का निर्णय भी लिया है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल और घटनास्थल पर मौजूद छात्र मानसी रावत ने इसकी जानकारी दी है। छात्र अभी यहाँ सारे छात्र संघ पदाधिकारी यहाँ एसएसपी ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जो अभी एसएसपी साहब से मुलाकात करेंगे और यदि 24 घंटे के भीतर निलंबन की कार्रवाई संबंधित अधिकारी की नहीं की जाती है तो इसमें समस्त छात्र संघ एवं समस्त छात्र छात्रा डॉक्टर विजय परिसर इसके लिए आंदोलन करने में इस पर बाध्य होंगे। तो अधिकारी द्वारा हमारे छात्र के साथ मारपीट करी गई है, जिसमें छात्र का ये कहना है कि उनने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे परिसर की छात्राओं के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध यहाँ पर करते हैं। हम सिर्फ खड़े हो रहे थे कंट्रोलेटेड मोड पे और वो एकदम से आए और हमें सीधा गाली देने लग गए। वहाँ पे हमें गाली देने लग गए और मुझे भी देने लग गए वो, और उन्होंने सीधा उस पर थप्पड़ मारी, 5-6 थप्पड़ मार दिए उन्होंने सीधा उस पर, उससे बिना कुछ पूछे हुए। हम एसएसपी के पास जाएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। कंडोले से उधर के लिए गए, कंडोले पार्क की तरफ गांधी मूर्ति के नीचे तो हम खड़े थे, मैं गाड़ी पे बैठा था। सर आते हैं, सर आके सीधा गाली देते हैं। पहले हेलमेट कहाँ है, गाली दी, बहन चो हेलमेट कहाँ है, मैंने सर गाली क्यों दी, सर सीधा थप्पड़ बजाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि तू थाने से तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर यहाँ लेके आते, फिर गाड़ी सीज करते। मैंने कहा सर गाड़ी सीज करके फिर गाली क्यों दी, उस बात पे उन्होंने मुझे मारा। ये निशान है, वीडियो है मेरे पास। छात्र के साथ जो मारपीट का मामला संज्ञान में आया, वीडियो भी उसके संदर्भ में हमारे प्रकाश में आया, तो इस पर एसएसपी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूर्ण करके इनके खिलाफ जो है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान निर्माण में व्यापारियों के हितों सहित कई समस्याओं के साथ यात्रा अव्यवस्था को लेकर के बद्री संघर्ष समिति के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर सरकार और बीकेटीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की खबर के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे बद्री संघर्ष समिति के लोगों ने सतपाल महाराज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं बद्री विशाल भगवान के दर्शन के बाद से वापसी के दौरान सतपाल महाराज साकेत तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के समक्ष पहुंचे। वहीं आपको बता दें, जहां पर लोगों ने सतपाल महाराज को अपनी कई समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने भी सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी समस्या है इसका विश्लेषण होगा। आपके सबसे ऊंचे स्तर तक इसको ले जाएंगे और निराकरण जो है इन समस्याओं का, उनका विश्लेषण करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद उसका निदान ढूंढेंगे। आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए। इस समय यात्रा चल रही है, ये हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है। हमारे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड है, तो इसको चलने देंगे। पूरा आपका सहयोग हमको चाहिए और जो भी यहाँ समस्याएं हैं आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। ये बहुत बड़ा परिसर बन रहा है और जिसमें काफी लोगों का इसमें आना होगा, यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी और भी सब कुछ होगा। इससे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चल रहा है, हम देख रहे हैं पूरा अभी विश्लेषण करके आए, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी इंटरेस्टेड है। उन्होंने मुझे कहा भाई आप जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनके प्रतिवेदन को लाइए, तो सारे प्रतिवेदन उनको प्रेषित किए जाएंगे। और हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि महिला घर पर अकेली थी और बताया जा रहा है कि पूरा परिवार हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। तभी घर में घुसकर किसी ने बुजुर्ग महिला के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि घर लौटे परिजन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी है। आज दिन में श्रीमती अर्चना शर्मा, ये चाकलान मोहल्ले में ज्वालापुर क्षेत्र में रहती थी और संयुक्त परिवार में रहती थी। आज इनका परिवार हरिद्वार में काफ़ी लोग आज क्योंकि गंगा स्नान के पर्व में वहीं थे, ये यहाँ पर आज अकेले थी। इस बीच यहाँ पर कुछ इनके साथ इनके सर पे चोट मार के इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जल्दी ही हम इसको वर्कआउट भी करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं
और जो भी विवेचना में आगे बात आएगी उसी का आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि घर पे कोई नहीं था? ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है और क्लियरली हम उसको इसी एंगल से लेके चल रहे हैं। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।